तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। सभी लोग को मालूम है जैसा कि रात्रि 8 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से मैट्रिक परीक्षा के लिए लाइव क्लास देखते हैं। तो आज क्लास हम लोग साइंस से देखने वाले हैं और साइंस का सेट 8 होने वाला है। हम लोग साइंस से, सोशल साइंस से और भी हिंदी, संस्कृत, गणित सभी विषय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि सीधे एग्जामिनेशन हॉल में आने वाले हैं। अर्थात कह सकते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण प्रश्न। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं रहने वाले हैं। इसलिए आप लोग अंत तक जुड़े रहें इस लाइव क्लास से और सभी स्टूडेंट्स आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं और अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वे लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं वे अपने दोस्तों पर शेयर कर दें इस वीडियो लिंक को, ताकि वे भी इस लाइव क्लास से जुड़ सकें और अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। आज हम लोग बायोलॉजी से क्लास देखने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में स्टूडेंट्स ने किया था कि सर बायोलॉजी का क्लास ले, इसलिए आज हम बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने का और उसी जोश जुनून के साथ जिस तरह से आप लोग कल के क्लास में जवाब दिए थे, कल आप लोग दिखाए थे, क्योंकि कल के क्लास में बहुत मजेदार आप लोग परफॉर्मेंस किए थे, बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग जवाब दिए थे। उसी जोश जुनून से आज भी आप लोग जुड़े रहें और अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए सभी लोग क्वेश्चन 1 का जवाब देंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सभी लोग क्वेश्चन 1 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें सभी लोग जरूर प्रयास करें। इससे मत डरें। बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं भी देते हैं कि सर मेरा आंसर गलत हो जाता है, क्या कहेंगे लोग। बाबू, अगर अभी आंसर गलत होता है तो आप उसे सुधार सकते हैं, मगर बोर्ड एग्जाम में गलत होगा तो उसे आप नहीं सुधार सकते हैं। इसलिए आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल ही ऐसा लगना चाहिए जैसा कि बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया प्रयास करें हैं। बिल्कुल ही स्वागत है सभी का। जो भी बच्चे जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? बहुत बढ़िया बाबू, रंध्र में होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन बी। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, रंध्र में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये 5x क्या है बाबू? तो 5 गुना पर 10 गुना पर 25 गुना पर 45 गुना पर, ये उसका जो माइक्रोस्कोप है उसको उतना गुना बढ़ाकर ये आपसे पूछ रहा है कि स्लाइड हो ये उसे सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने गुने पर, कितना गुना करके माइक्रोस्कोप को, और कैसा माइक्रोस्कोप है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ध्यान देंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो सभी लोग बताएंगे सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्लाइड को कितने गुने पर देखा जाता है? चलिए, तो बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं आप लोग। प्रयास जरूर करेंगे आंसर देने का। तो याद रखेंगे सभी लोग, जो भी बच्चे आंसर नहीं दिए सभी लोग ध्यान देंगे। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10 गुना पर देखा जाता है। 10 गुना पर देखा जाता है, अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन बी है। याद रखेंगे ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोग जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग पूरे जोश जुनून से आंसर देने का प्रयास करेंगे और ध्यान से देखें इस प्रश्न को। क्या कह रहा है? रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? सभी लोग जानते हैं कि अगर आप में किसी
कारणवश आप घायल हो जाते हैं, कहीं कट छट जाता है, तो आपके जो घायल स्थान है, क्षतिग्रस्त है, वहां से रक्त बहने लगते हैं। कुछ समय के बाद वहां थक्का जम जाता है, वहां पर रुकावट आ जाता है, जिससे आपके शरीर का रक्त बाहर अधिक नहीं निकलता है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है बाबू, कौन सा अवयव है, रक्त का कौन सा अवयव है जो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? कौन सा स्थान है? आरबीसी। कौन सा अवयव है बाबू? आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, या डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, या प्लेटलेट्स या लसिका। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें आप लोग, प्रयास जरूर करें, प्रयास जरूर करें बाबू। लसिका याद रखेंगे। रक्त का कौन सा अवयव है जो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो वह है लसिका है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही मजेदार प्रश्न देखने वाले हैं और बिल्कुल ही बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। आप लोग धैर्य बनाकर जुड़े रहें, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, जो कि भारतीय भवन किताब में इसका 4 अध्याय है। 4 अध्याय है। पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन। पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ये 4 पाठ मिलाकर एक एनसीईआरटी का पाठ बनता है जैव प्रक्रम। आज हम चारों पाठों को, चारों अध्यायों को मिलाकर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं सभी को आपके सामने लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे और सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस क्लास में अगर 75% से अधिक प्रश्नों का जवाब सही देते हैं तो आप लोग समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में जैव प्रक्रम से एक भी प्रश्न को गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न आप लोग के सामने रख रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल हैं, सभी के सभी प्रश्न बोर्ड मॉडल हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हृदय से रक्त, जिसको रुधिर के नाम से भी जानते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय से रक्त अर्थात रुधिर को संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर के सभी भाग में किसके द्वारा पंप किया जाता है? सभी लोग हमें बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताएंगे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? बिल्कुल ही सही जवाब बाबू, नीलय द्वारा। संपूर्ण शरीर में याद रखेंगे, हृदय से, हार्ट से, मनुष्य के हृदय से जो रक्त है उसको संपूर्ण शरीर में कौन पहुंचाता है? किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो नीलय द्वारा। किसके द्वारा बाबू? नीलय द्वारा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सभी लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ने में संख्या काफी अधिक हैं, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, मगर वीडियो लाइक बहुत कम है। इसलिए अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं इस लाइव क्लास से, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हृदय से नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। और ऐसा प्रश्न को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी बताए थे, इसलिए सभी लोग पहले आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि फिर हम इस प्रश्न को आपको एक ट्रिक से माध्यम से बताएं ताकि आप कभी नहीं भुला सकें। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, या ऑक्सीजन का वहन के लिए। वहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ढोना। वहन का मतलब जैसे परिवहन, तो वही कह रहा है बाबू, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो याद रखेंगे बाबू, जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल। याद रखेंगे पादप में जाइलम है जो जल का वहन करता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल ही सही है बाबू ऑप्शन ए। और याद रखेंगे फ्लोएम है जो भोजन के लिए उत्तरदायी है, भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है, मगर जाइलम है जो जल के वहन के लिए
उत्तरदायी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे एक समीकरण भी जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें बताया गया था एक वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, और उसमें बताया गया था कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और उसमें अधिक ऊर्जा निकलती है, और जो ऊर्जा निकली थी वह किसमें निकली थी बाबू? वही आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल ही सही जवाब बाबू, बहुत बढ़िया। एटीपी ऊर्जा हम लोग एटीपी में देखते हैं। आप लोग वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन पढ़े हैं, उसमें डिफरेंस अंतर पढ़े, क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें आपको यह जरूर बताया गया होगा। तो सभी लोग ध्यान देंगे और बहुत बढ़िया प्रयास भी करें आप लोग कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 7। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन बायोलॉजी का है, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन, और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग देंगे, क्योंकि आप लोग पूरे जोश जुनून से जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से मेहनत करते रहें और अच्छे मार्क्स से अपने बोर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण हो और अपने माता पिता का नाम रोशन हो। तो बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? बहुत बढ़िया, और सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं सभी बच्चे का स्वागत है। और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, और इसी तरह से लाइव क्लास लाने के लिए उत्साहित रहते हैं कि कब रात के 8 बजे और आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और बगल में जो घंटी दिखाई देती है उसे बजा देंगे, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं बाबू, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। नाम है छोटी आंत, मगर आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। ऑप्शन बाबू बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश अर्थात सनलाइट, या इनमें से सभी, ऑल, जो ऊपर दिए गए हैं सभी। तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बाबू? तो याद रखेंगे बाबू, स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, इस सभी की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करते हैं, इसी तरह से मेहनत करें बाबू, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी इनमें से सभी, स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी की आवश्यक है, ये सभी की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं, और सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। और आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। आप लोग की मदद एग्जामिनेशन तक करवाई जाएगी, आप लोग की मदद एग्जामिनेशन तक करी जाएगी। आप लोग को सभी विषय से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा लगेगा कि सभी के सभी प्रश्न हम लोग पहले से देख चुके हैं, आप देखते के साथ उसका जवाब दे पाएंगे। इसीलिए आप लोग अंत तक बने रहें और सभी लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीन, जिसे ऑक्सीजन भी कहते हैं कभी कभी, ऑक्सीजन क्या है बाबू? ऑक्सीजन क्या है? सभी लोग जरूर पढ़े होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, और आप लोग को भी बताए हैं
बायोलॉजी में ऑक्सीन क्या है? वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। और सभी लोग जवाब देंगे नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि हम समझ सकें कि किस प्रश्न का आप लोग जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास करें और इसी उमंग से जुड़े रहें। बहुत बढ़िया आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबू। ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ऑप्शन सी है बाबू, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है किसमें बाबू? सब लोग प्रयास करें, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मैनिया में, या इनमें से सभी में? बताइए, द्विखंडन किसमें होता है? आप लोग जिस जुनून से दे रहे हैं आंसर, इसी जुनून की जरूरत है बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इस जुनून को बनाए रहें और तैयारी में लगे रहें। तो बताइए, द्विखंडन किसमें होता है? बहुत बढ़िया, अमीबा में बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए होगा बाबू, ऑप्शन ए। याद रखेंगे, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेंगे, बोर्ड मॉडल, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधे रहने वाले हैं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं ये सभी प्रश्न। तो आगे बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? बताइए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं। एक वायवीय श्वसन है, एक अवायवीय श्वसन है। और आप लोग को यह प्रश्न VVI आपको बता देते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। याद रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन करना है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। और सभी लोग जानते हैं कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और इस तरह से आपको 4 से 5 अंतर क्लास में बताया गया है। तो बताइए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो याद रखेंगे बाबू, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करें और सभी लोग ध्यान देंगे। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो याद रखेंगे बाबू, इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा सोचेंगे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, या परजीवियों में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पूर्ण विश्वास है आप लोग सभी लोग इसका जवाब दे पाएंगे। आज के क्लास में आप लोग बहुत ही सुकून मिलेगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग को हम 4 लेसन से पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी चारों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने सभी को हम बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखेंगे बाबू, हरे पौधों में, बहुत बढ़िया आप लोग किए, इसी तरह से मेहनत करें। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जरूरत होती है। और किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? तो हरे पौधों में होता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधे कहलाते हैं, देखिए इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आप लोग के सामने आ गया, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि उससे जुड़ा हुआ जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताइए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, या उपभोक्ता कहलाते हैं, या आहार श्रृंखला कहलाते हैं? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करें। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे बाबू। और जिनका क्लास आज पहली बार जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू
ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी जुनून के साथ इस प्रश्न का जवाब देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है बाबू? उसी उमंग से इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए हम देखना चाहते हैं कितना जल्दी आप लोग जवाब देते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोजम से? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर निकलता है? बहुत बढ़िया, यही आप लोगों से आशा थी। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। जल से, जल के अणु जो H2 है इसी से ऑक्सीजन बाहर निकलता है बाबू। H2O से अर्थात जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से निकलता है बाबू, इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर बाबू ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए अर्थात हृदय के धड़कने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या इनमें से सभी? हर एक बच्चा दे सकते हैं इस प्रश्न का जवाब। थोड़ा सा भी आप में समझ होगा तो आप अपनी समझ से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और बिल्कुल ही सही रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। बहुत बढ़िया, नंबर के साथ जवाब देंगे सभी बच्चे और सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं सभी का स्वागत है। वेलकम बाबू, वेलकम। और यह यूट्यूब चैनल MK लैबोरेटरी कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और हम हैं रवि रंजन सर। आप लोग हमारे द्वारा डेली रात्रि 8 बजे से लाइव क्लास देखते हैं, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अंत तक जुड़े रहते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों पर जरूर शेयर करेंगे ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लाइव क्लास से नहीं जुड़े वे भी जुड़ सके, क्योंकि मालूम है अगर आप शेयर करते हैं 3 बच्चों में ही आप शेयर करते हैं, वे 3 बच्चे अगले 3 में शेयर करेंगे। इस तरह से यह वीडियो काफ़ी बच्चों तक पहुंच सकता है। इसलिए आप लोग हमें बस सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, बस वीडियो को शेयर करें। तो बताइए बाबू, बहुत बढ़िया। इनमें से सभी, क्योंकि मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बाबू ऑप्शन डी है। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान देंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम, यहां मैग्नीशियम होगा बाबू, मैग्नीशियम होगा। तो बताइएगा मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? टाइपिंग मिस्टेक आप ध्यान देंगे। हम जो बोल रहे हैं मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? MG किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिलावक में या श्वेत रक्त कण में? याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे का जवाब भी आ रहा है। याद रखेंगे बाबू, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट जवाब है बाबू ऑप्शन है। चलिए इसी जुनून के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे जो कि बिल्कुल ही आसान है। वृक्क एक भाग है किसका? वृक्क किसका भाग है बाबू? वृक्क किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का या किसी का नहीं? बताइए। वृक्क अर्थात सभी लोग जानते हैं वृक्क को क्या कहते हैं? वृक्क को क्या कहते हैं? बताइए। वृक्क का दूसरा नाम क्या है? वृक्क का दूसरा नाम क्या है बाबू? किडनी। लिवर यकृत को कहते हैं, वृक्क किडनी को कहते हैं। वृक्क सीम के बीज के आकार होता है। तो बताइए वृक्क एक भाग है किसका? उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र का, श्वसन तंत्र का या इनमें से किसी का नहीं? बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करें बाबू, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए है उत्सर्जन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का बाबू, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी लोग जवाब देंगे। पौधे में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ADP के टूटने से पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? बताइए।
पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का सभी जवाब देंगे। चलिए याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। 3.5 किलो जूल, 3.5 किलो जूल प्रति मोल, ऑप्शन सी बाबू याद रखेंगे। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से 3.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बाबू? संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और सभी लोग जानते हैं पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और जीव जंतु हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनेगा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बाबू ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से आप लोग को हृदय का चित्र भी बनाया गया होगा। चेंबर रहता है बाबू, चेंबर। तो बताइए मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बहुत बढ़िया, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन डी। 4 कोष्ठ होते हैं बाबू, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 में अलिंद और 2 में निलय। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी होगा बाबू, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है, औसत प्रकुंचन दाब है बाबू लगभग कितना है? मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब। अब ये प्रकुंचन क्या होता है? एक संकुचन एक प्रकुंचन, आप लोग जानते हैं? क्या जानते हैं? पहले जवाब दीजिए तो हम बताएंगे। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है बाबू? आप जानते हैं 120/80, जानते ना है? तो 120 क्या है? प्रकुंचन दाब है बाबू, 120 क्या है? प्रकुंचन दाब है। बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे थे आप लोग, ऑप्शन ए बाबू, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है? लगभग 120 mmHg है, 120 mm/12 है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 और पूरे जोश जुनून से जुड़े रहे अंत तक। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण रहने वाले बाबू, इसलिए सभी लोग जुड़े रहें और प्रयास जरूर करते रहें आंसर देने का। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता, फूल, किस में होता है? तो याद रखेंगे पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है बाबू, किस में होता है? पत्ता में होता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बाबू ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत जिसका लिवर के भी नाम से जानते हैं, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? जो कि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बताइए यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर दीजिएगा। यकृत से कौन सा रस निकलता है? यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से पीत रस निकलता है बाबू, पीत रस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बाबू बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन सी, पीत रस, यकृत से पीत रस निकलता है। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? इसमें से किसका उपयोग है बाबू? जनरली सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या सुक्रोज? तो याद रखेंगे, चलिए प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू। ग्लूकोज का उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। याद रखेंगे, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज का ऑप्शन सी बाबू, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आप लोग जरूर प्रयास करें और सभी का स्वागत है और धन्यवाद भी। आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। आज की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू? हीमोडायलिसिस, डायलाइसेट, सेलोफेन या डायलाइजर? क्या कहलाता है? डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? बहुत बढ़िया, हीमोडायलिसिस कहलाती है बाबू। हीमोडायलिसिस कहलाती है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नांकित में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो याद रखेंगे, चलिए पहले जवाब दीजिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सभी बच्चे जवाब देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इनमें से कौन है जो उपस्थित नहीं रहता है? बताइए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इनमें से कौन है जो उपस्थित नहीं रहता है बाबू? तो याद रखेंगे, एल्ब्यूमिन है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में उपस्थित नहीं होता है। ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, एमिनो अम्ल, ये सभी क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। इसीलिए ध्यान देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में एल्ब्यूमिन उपस्थित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और सभी बच्चे में अगर अभी भी उमंग बचा हुआ है, अभी भी उत्साह बचा हुआ है, तो सभी लोग दिखा दें और सभी लोग अपना उत्साह को बरकरार रखने के लिए इस प्रश्न का जवाब जल्दी से जल्दी देंगे, ताकि हम समझ सकें आप लोग अभी थके नहीं हैं, अभी आप लोग हारे नहीं हैं, अभी क्लास को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए आप लोग हमें बताइए, अभी भी आप में वह शक्ति है, अभी भी क्षमता है जवाब देने का। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत आसान सा प्रश्न था। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है बाबू, उत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है, क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है बाबू, हाइलम बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। वृक्क की भीतरी नतोदर सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करेगी और वृक्क शिरा बाहर निकलती है, उसी को ही हाइलम कहते हैं। ऑप्शन सी होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और यह क्वेश्चन भी यही लगा लीजिए बाबू, सभी लोग ध्यान से इसको देखिए। यह प्रश्न जरूर पूछेगा, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे बाबू, और जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। कौन है जो प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बना है? यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया या सभी? बताइए। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास कर रहे हैं और इस प्रश्न में भी दिखा रहे हैं अपने उत्साह को। पूरे जोश जुनून से जुड़े रहें और जवाब देते रहें बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग जवाब देते रहेंगे तो हम क्लास को और लंबा बढ़ाएंगे, नहीं तो हम क्लास को अंत कर देंगे। इसलिए आप लोग आंसर दीजिए। तो याद रखें बाबू, बहुत बढ़िया। प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिक अम्ल, यूरिया और अमोनिया ये सभी बनता है। इसलिए कह सकते हैं इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यूरिया। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है बाबू? यकृत से। बिल्कुल ही सही जवाब बाबू, यकृत से। यकृत से, बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा? जैसा कि आप लोगों को बताया बाबू, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये 4 लेसन आते हैं: पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। याद कर लें, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। तो बताइए, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? पोषण, श्वसन, परिवहन या उत्सर्जन का? बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा प्रश्न था बाबू, बहुत आसान प्रश्न था। बिल्कुल ही सही जवाब, उत्सर्जन। उत्सर्जन का हिस्सा है वृक्क। उत्सर्जन का हिस्सा है वृक्क। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं, रेजिन। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल या चीड़? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? बहुत ही आसान प्रश्न है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? सभी लोग बताइए, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। और जो भी बच्चे अगर इस लाइव क्लास को बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास से नहीं जुड़े थे, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। बाद में आपको लाइव चैट का ऑप्शन नहीं मिलेगी, आप उसमें आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर आप इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। लाइव चैट का ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाती है, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव में ही रहेगी। इसलिए बताइए, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है बाबू? बहुत बढ़िया, रेजिन है जो चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन डी बाबू, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मूल रोम जिसको रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं बाबू, रूट हेयर कहते हैं। तो बताइए बाबू, रूट हेयर, मूल रोम किस में पाया जाता है? और सभी लोग जानते हैं, अगर इसका मतलब जाने तो जवाब दे सकते हैं। मूल अर्थात जड़, तो जड़ रोम किस में पाया जाएगा? आसान सा बाबू, जड़ में। मूल रोम किस में पाया जाएगा? तो जड़ में। सभी लोग रूट मतलब जड़, रूट मतलब जड़। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। और क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, बच्चे काफी अधिक जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से, मगर वीडियो अभी भी कम लाइक है। वीडियो में अभी भी लाइकों की संख्या कम है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, बस उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ दिया, अपोजिट करके पूछ दिया, तो सभी लोग जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न, सभी लोग जवाब दे भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। वृक्क कौन सा उत्सर्जी अंग है बाबू? वृक्क है जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है वृक्क।
ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। 34 का राइट आंसर है बाबू ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है बाबू? स्वेद। याद रखेंगे स्वेद। स्वेद ग्रंथि के कारण ही त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। हम लोग के त्वचा से देखते पसीना निकलता है, तो पसीना कहाँ से निकलता है? त्वचा से ही निकलता है। तो त्वचा एक उत्सर्जी अंग किसके कारण है बाबू? किस ग्रंथि के कारण? स्वेद ग्रंथि का, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है बाबू? वृक्क से, त्वचा से, फेफड़ा से या यकृत से? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? बहुत बढ़िया। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा से होता है। बिल्कुल ही सही जवाब बाबू ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? यूरिया बनाता है। कौन सा पदार्थ है बाबू जिसके साथ मिलकर यूरिया बनाता है? कौन? अमोनिया। कौन सा पदार्थ है जो अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल ही सही जवाब होगा बाबू ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑक्सीजन है जो अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराग नलिका, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? आप लोग अनुवर्तन देखे थे, प्रकाश अनुवर्तन, बहुत सारे अनुवर्तन देखे थे। तो बताइए पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? एंजाइम, रसायन, प्लाज्मा या रसायन अनुवर्तन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दे सकते हैं बाबू, थोड़ा सी मेहनत करें। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन है बाबू। किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन है। ऑप्शन डी होगा बाबू इस प्रश्न का राइट आंसर बाबू, ऑप्शन डी। याद रखेंगे पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायन अनुवर्तन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव में निम्न में से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। सजीव हम लोग, जीव जंतु, श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। बताइए सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो बाबू श्वसन, पोषण, जनन ये सभी पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया बाबू, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। सजीव में श्वसन, पोषण, जनन ये सभी जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न। हम लोग लास्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, लगभग 50 प्रश्न कराएंगे आज की क्लास में। सभी लोग जवाब देते रहें। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम क्लास को यहाँ पर ही स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आप लोग के लिए ही यह क्लास लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग पूरे उमंग के साथ ही जवाब देते रहिएगा। मत डरिएगा कि आंसर गलत हो जाएगा बाबू, यहाँ गलत होगा आप सुधार सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में गलत होगी आप उसे नहीं सुधार सकते हैं। तो अमीबा भोजन है जो कहाँ पकड़ता है? किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके द्वारा बाबू? कूटपाद के द्वारा, कोशिका सतह द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है? क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब दीजिए बाबू। और बिल्कुल ही सही जवाब है, अमीबा का कोई आकृति नहीं है। अमीबा का कोई आकृति नहीं है बाबू, अमीबा का कोई आकृति नहीं है।
तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? मान लीजिए कि यहाँ पर भोजन है, तो अमीबा या भोजन किसके द्वारा पकड़ेगा? इसके द्वारा पकड़ लेगा। अब ये क्या है? कूटपाद है बाबू, तो सभी लोग जानते हैं। अब बीच में क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे थे आप लोग। ऑप्शन ए होगा बाबू, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी लोग पूरे जोश जुनून, जिस तरह का आप लोग के पास जोश जुनून शुरुआत में थे, उसी जोश जुनून को दिखाते चले। और सभी लोग अंगूठा का निशान चैट में देने का प्रयास करें, ताकि हम समझ सके आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है और क्लास को अभी और आगे बढ़ाएं। अगर क्लास अच्छा लगा तो अंगूठा का निशान देते हुए सभी लोग आगे बढ़ें और इस प्रश्न का जवाब देंगे। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? और यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है और बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी मांसाहारी जंतु हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, या एक समान अर्थात बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग को क्लास में बताया गया है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास सभी लोग जवाब दे सकते हैं। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? तो याद रखेंगे बाबू, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं और अंदाज पर इसको बनाएंगे तो अधिकतर बच्चे क्या बनाते हैं? तो अधिकतर बच्चे अधिक बनाते हैं। मांसाहारी समझकर वो बड़ा अधिक मानते हैं। मगर याद रखेंगे बाबू, मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है बाबू ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटल है? शैवाल, गोल कृमि, बैक्टीरिया, अमरबेल। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है बाबू? तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन है जो अपघटक है? तो याद रखेंगे अपघटक कौन है? तो अपघटक, बहुत बढ़िया, प्रयास करें, मेहनत करें। जो भी बच्चे नहीं दे सभी लोग प्रयास करें। चलिए, बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया है जो बाबू अपघटक है। क्या है बाबू? बैक्टीरिया है जो अपघटक है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है। बिल्कुल ही सही जवाब आप लोग दे रहे थे। बहुत बढ़िया। और सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग अंत तक जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से। और क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। और जैसा कि हम वीडियो को एनालिसिस में देखते हैं, बच्चे लाइव क्लास से जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं और आंसर भी देते हैं, मगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं। हमें सब मालूम चल जाता है कि कितने बच्चे सब्सक्राइब करके लाइव क्लास देख रहे हैं और कितने बिना सब्सक्राइब किए हुए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन या निश्वसन? निश्वसन या निश्वसन? स्वच्छवास या श्वसन? सांस लेना और छोड़ना दोनों कह रहा है बाबू, लेना और छोड़ना। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे बाबू, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को स्वच्छोवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वच्छोवास। स्वच्छोवास, ऑप्शन बी बाबू, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीमोग्लोबिन विहीन, अर्थात जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, उस प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं बाबू? तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा को क्या कहेंगे? जवाब दीजिए, इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोग को आना चाहिए। बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं बाबू, सीरम। बहुत बढ़िया, सीरम। ऑप्शन ए होगा बाबू, ऑप्शन ए, सीरम कहते हैं बाबू, सीरम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या? निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पाइरुवेट या नाइट्रोजन?
निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या? तो याद रखेंगे बाबू, बहुत बढ़िया। निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ऑप्शन ए बाबू, ऑप्शन ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है बाबू, लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। अभी और प्रश्न आप लोग के लिए लाएंगे, मगर क्लास काफी लंबा हो चुका है, इसलिए आज के लिए लास्ट हम रखते हैं। और 46 नंबर प्रश्न सभी लोग बताएंगे, इसका जवाब देंगे। लास्ट प्रश्न इसलिए पूरे उमंग के साथ हम लोग विदा लेंगे, जिस उमंग से जुड़े थे। तो बताइए, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? लास्ट प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे बाबू। और इस प्रश्न का जवाब आप लोग जानते होंगे, पूर्ण विश्वास है। हीमोग्लोबिन, बहुत बड़े, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त है जो लाल दिखाई पड़ता है बाबू। बहुत बढ़िया आप लोग प्रयास किए हैं आज के क्लास में। यही प्रयास आप लोग प्रतिदिन रखेंगे और घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग इसी तरह से घर पे भी तैयारी करेंगे और सभी विषय की तैयारी करते रहेंगे। जो भी वह स्टूडेंट्स अगर और भी विषय की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी और पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाएं, उसमें आपको सभी विषय का क्लास लिया गया है। आप बस विषय को सिलेक्ट करें और चैप्टर 1 से सभी चैप्टर बाय चैप्टर, पूरा मिश्रण नहीं बाबू, चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी VVI क्वेश्चन बन रहे हैं सभी का डिस्कशन करवा दिए हैं पहले। आप उसे देख सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अन्यथा तो हम आपको प्रैक्टिस एग्जाम तक करवाएंगे, मगर आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं। सभी विषय का है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, वर्णिका है, गणित है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को। और सभी लोग अंगूठा का निशान देते हुए विदा लेंगे। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव क्लास से जोड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।